वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वो है बायोम। ठीक है, अभी देखो प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना कुछ पूछा जा सकता है, हर एक चीज़ के ऊपर जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जा चुका है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। बाकी आज के इस वाले सेशन को बिल्कुल मिस मत करना, छोटा सा वीडियो रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं बायोम के प्रकार की। सबसे पहले प्रकार देख लेते हैं। इसमें उष्ण कटिबंधीय बायोम है, मानसूनी वन बायोम है, इसके अलावा मरुस्थलीय बायोम है, घास स्थल के बायोम है। ठीक है, सो इसके और भी प्रकार हैं, अभी नीचे जो हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो और आपको दिखाई पड़ेगा, बट अभी पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय बायोम की। सो इसकी लोकेशन क्या है? जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर वाली लाइन है, उसके समीप जो बायोम रहते हैं वो क्या है? आपके उष्ण कटिबंधीय बायोम कहलाते हैं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब अगर ये आपकी अर्थ है और ये यहाँ पर इक्वेटर है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अब समुद्र वाला एरिया है तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रहती है। सो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ की सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल, कम पोषक तत्व और उर्वरता, इस तरीके की यहाँ पर सॉइल पाई जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन से पादप हैं, यानी कि प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। सो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। रीज़न क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं इक्वेटर के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर आर्किड जो पादप है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा फर्न हो गए और पादप सरीसर्प यहाँ पर पाए जाते हैं। उभयचर जंतु, बंदर और जो छोटे स्तनधारी जंतु हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये बात हो गई किसकी? आपकी उष्ण कटिबंधीय बायोम की। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मानसूनी वन बायोम की। अब ये जो मानसून रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मानसूनी वन बायोम है। सबसे पहले लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका मध्य अक्षांश, यानी कि जो आपका ट्रॉपिकल के आसपास, ट्रॉपिक के आसपास जो बायोम है, ठीक है, उसके बाहर का जो एरिया है आगे का। ठीक है, जैसे ये अगर आप देखो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास की अभी हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो ये मध्य अक्षांश वाला एरिया पड़ता है, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर जो मध्य अक्षांश में जो वन और जो आपका फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से बायोम यहाँ पर रहते हैं, मतलब कौन कौन से पेड़ पौधे, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। सो लोकेशन तो आपको समझ में आ गई, मध्य अक्षांश बायोम, इसमें मानसूनी वन बायोम, ठीक है, ये एक प्रकार है और जो कि मध्य अक्षांशों में अवस्थित होता है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर भी गर्मी रहती है और शीत ऋतु भी रहती है, जबकि अभी हमने यहाँ पर देखा था उष्ण कटिबंधीय बायोम की, जो इक्वेटर के आसपास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। समुद्र वाला एरिया है तो वहाँ पर वाष्प उठती है, जिससे वहाँ पर बारिश भी खूब होती है, जिससे उस आसपास में, उस पूरे एरिया के आसपास में खूब ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम मानसूनी वन बायोम की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म और शीत दोनों ही ऋतुएं होती हैं और दोनों में स्पष्ट अंतर रहता है। 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज एनुअल रेनफॉल रहता है। पोषक तत्व से समृद्ध यहाँ पर मृदा होती है, मतलब जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स खूब होते हैं। कठोर लकड़ी वाले वृक्ष, जिसमें ओक आ गया,
नीम आ गया, शीशम आ गया, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर रहते हैं, पाए जाते हैं। भेड़िया, भालू, उभयचर जंतु, सर्प, पक्षी और कीट, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें मरुस्थलीय बायोम की। जब हम मरुस्थलीय बायोम की बात करते हैं, इसके बारे में ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय बायोम, ठीक है। और यहाँ पर महाद्वीपों के जो वेस्टर्न पार्ट होते हैं, जो पश्चिमी भाग हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। अत्यधिक गर्म दिन होता है और बहुत ठंडी यहाँ पर रातें होती हैं। 10 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि एवरेज रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से कम रहता है। खनिज तत्वों से समृद्ध मृदा में अपघटकों की कमी यहाँ पर रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर खनिज तत्वों से समृद्ध रहती है मृदा, और मृदा में जो अपघटक होते हैं उसकी कमी रहती है। अब कौन कौन से यहाँ पर पादप और जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं, तो कैक्टस हो गया, गुच्छेदार घास हो गई, झाड़ियाँ हो गई, और कुछ पेड़ वो यहाँ पर पाए जाते हैं। छिपकली, ऊँट, सर्प, लोमड़ी, इस तरीके के जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं घास स्थल बायोम की। अब ये जो घास स्थल बायोम है, ये मध्य अक्षांशों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। शीत और उष्ण, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों प्रकार का यहाँ पर मौसम रहता है। औसत अगर वर्षा की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर एवरेज रेनफॉल रहता है। जो सॉइल है यहाँ की, वो उच्च पोषकता से समृद्ध होती है। अधिकांशतः शाकीय वनस्पति, छोटे पौधे और कुछ पेड़ जो जल के पास होते हैं। इसके अलावा प्रेरी डॉन्स प्रजाति की गिलहरियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका लोमड़ी की बात करें, सर्प की बात करें, हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ। अगर हम साउथ अफ्रीका की, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, एग्जैक्टली अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पर ये इस तरीके के जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद टैगा बायोम की बात करें तो ये मध्य से उच्च अक्षांश, मतलब एग्जैक्टली पोलर नहीं, पोलर से नीचे वाले जो लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर मतलब वहाँ पर ये पाए जाते हैं टैगा बायोम। अत्यंत शीत ऋतु यहाँ पर होती है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है, और एक वर्ष में तकरीबन 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर औसत रेनफॉल होता है, ठीक है, औसत वर्षा रहती है। और इसमें जो सॉइल रहती है वो अम्लीय मृदा, खनिज तत्वों की कमी ये यहाँ पर रहती है, मतलब मृदा जो होती है उसमें खनिज तत्वों की कमी होती है। इसके अलावा अम्लीय सॉइल होती है, यानी कि जो आपका बेसिक सॉइल, ठीक है, सॉरी एसिडिक सॉइल इसके अंदर रहती है। अब वृक्षों में स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च और जो अन्य सदाबहार वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। केरूबू, भालू, रोडेंट्स, भेड़िया, रेडियर, मिक, इस तरीके के जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टुंड्रा बायोम। लोकेशन 60 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि लैटिट्यूड्स के बीच में टुंड्रा बायोम पाई जाती है। यहाँ पर कठोर शीत युक्त लंबी शीतल जलवायु, छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर पाई जाती है। निम्न पोषण स्तर, सतत हिमाच्छादित सतह, यानी कि हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली जो सतह होती है वो यहाँ पर उस तरीके की मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पर घास की बात करें तो यहाँ पर मांस, लाइकेन, इसके अलावा जो पाइप और प्रवासी केरिबू, आर्कटिक, लोमड़ी, उल्लू, रोडेंट्स, इस तरीके के जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर घास हो गई, मांस हो गए, लाइकेन, इस तरीके की पादप यहाँ पर पाई जाती है। और केरिबू हो गया, आर्कटिक लोमड़ी हो गई, उल्लू, रोडेंट्स, और इस तरीके के ही यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। सो यहाँ पर हमने जो इस पूरे सेशन में कवरअप किया है वो अभी तक हमने बायोम कवरअप करा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये आंदोलन भी देख लेते हैं जो भारत में सर्वाधिक प्रचलित आंदोलन है पर्यावरण से रिलेटेड। इसमें आपको पड़ता है जंगल बचाओ आंदोलन। 1980 के दशक में जब बिहार जो है ये स्प्लिट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर बिहार के सिंहभूम जिले में, जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है, यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और इसको राजनीतिक लालच का खेल भी कहा जाता है, जंगल बचाओ आंदोलन को। नेक्स्ट बात करें एपिको आंदोलन की, तो ये जो एपिको आंदोलन है, पहली बात तो ये कन्नड़ भाषा का शब्द है एपिको, जिसका अर्थ होता है गले लगाना। उत्तर भारत में जैसे चिपको आंदोलन था, उसी की प्रेरणा से साउथ इंडिया में एपिको आंदोलन ये 1983 में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े। सो पांडुरंग हेगड़े का नाम आप याद रखिए, ये एपिको आंदोलन से रिलेटेड रहे थे। और 1983 के टाइम में ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बालियापाल आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1986 में उड़ीसा के उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र
में स्थित बालियापाल तथा भोगराय गांव, जो कि मतलब आज की डेट में किसमें है, जिला बालेश्वर में, यहाँ पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज यानी कि नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना के अगेंस्ट इसको स्टार्ट किया गया था, बालियापाल आंदोलन को। ठीक है, सो एग्जैक्टली आप स्टेट याद रखिएगा, उड़ीसा में ये हुआ था, 1986 में ये हुआ था। ठीक है, इतना भर काफ़ी होगा। बाकी इसको आप और याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण रेंज के अगेंस्ट इसको शुरू किया गया था। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, अपने माइक्रो नोट्स बनाएं। अदरवाइज आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं, जिसमें PCS का कोर्स आप लेंगे तब भी आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप BEO की तैयारी करेंगे तब भी मिलेगा, और समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब भी मिलेगा। ठीक है, सो अगर ले लेंगे तो आपके पास PDF रहेगा, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाएंगे। और इसी तरीके से देखिए, तैयारी तभी कंप्लीट होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, और एग्जामिनेशन के टाइम पर आप कुछ भी ना तो कोई डिलेमा रहेगा, ना ही आप कुछ भूलेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।